का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पार्ट 1 और 2 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 जिसका नाम है जल संसाधन, उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने इसके पहले आप लोगों को बता दिया है कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। और जल भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इसका प्रयोग मानव अपने लिए कर लेता है, यानी इसे भी हम लोग संसाधन कह सकते हैं। जल भी क्या है? एक संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन होने का अभिप्राय यह है कि मानव इसको प्रयोग करता रहता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद यह फिर हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे बादल है, बादल से वर्षा होती है और इसको पेड़ पौधों और तालाब द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करके यह भौमजल बन जाता है, यानी भूमि के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर सूर्य के प्रकाश से इसका वाष्पीकरण होता है और संघनित होकर के यह बादल के रूप में पुनः वर्षा होती है। यानी जल क्या है? एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसको जल चक्र के नाम से जानते हैं। यानी जल हमको निश्चित समय के बाद प्रकृति प्रदान करती रहती है, इसलिए हम लोग इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। और हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 71% पर जल पाए जाने के बावजूद भी हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं कि जल बचाइए, जल ही जीवन है। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि 71% जल पाए जाने के बावजूद भी 97% जल लवणीय है और यह महासागरों में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं है। मात्र 2.4% जल ही है जो पीने योग्य है। इसमें भी कुछ महासागरों में पाया जाता है और कुछ भौम जल है जो शुद्ध है और पीने लायक है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जल की मात्रा कभी भी घटती या बढ़ती नहीं है। सागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है और फिर महासागरों में चला जाता है और इसे जल चक्र के नाम से जानते हैं। आगे हम सब बात करते हैं कुछ तथ्य और आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, विश्व जल के कुल आयतन का 96.5 लगभग वही 97% लिखा जाता है। 97% जल महासागरों में पाया जाता है। केवल 2.5% जल अलवणीय है, यानी जो अलवणीय है यही पीने योग्य पानी है। भारत विश्व की वृष्टि का 7% हिस्सा प्राप्त करता है। यानी पूरे पृथ्वी पर जितनी वर्षा होती है उसका 4% आपके भारत में होती है। एक सूचना के अनुसार 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। आंकड़े के अनुसार यह आबादी करीब 20 करोड़ होगी। 2025 तक 20 करोड़ आबादी जल की नितांत कमी से ग्रसित होगी। देखिए दोस्तों, जल हमारे पास होना मायने नहीं रखता है, लेकिन जल शुद्ध हो यह सबसे बड़ी बात है। जल तो आप लोग देखते हैं तालाब में, नदी नालों सब में उपस्थित है, लेकिन क्या वह पीने योग्य है? नहीं, वह पीने योग्य नहीं है। इसलिए हमको शुद्ध जल की आवश्यकता है और उसका दोहन नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता, जल की दुर्लभता
उसके बढ़ते मांग की तुलना में उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप होती है। जैसे मान लीजिए हमें 4 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन 2 ही लीटर शुद्ध पानी हमें प्राप्त हो पा रहा है, तो इसको हम जल दुर्लभता कहेंगे। जल दुर्लभता। जल दुर्लभता के कारण, आइए देखते हैं जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों में से नंबर 1 है अतिशोषण। अतिशोषण, अतिशोषण मतलब जल का अत्यधिक उपयोग। हम लोग नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग 4 बाल्टी पानी का उपयोग करते हैं, यह जल का अतिशोषण कहलाता है। प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग अतिशोषण के नाम से जाना जाता है। हम प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को, चाहे वह पेड़ पौधे हों या कोई जंगली जीव हों, उसको बिना सोचे समझे उसको मार देते हैं, यह भी अतिशोषण कहलाता है। नंबर 2 है अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। वही हो गया अतिशोषण मतलब अत्यधिक प्रयोग, और इसमें नीचे है विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। देखिए क्या है कि हम लोग यूपी के निवासी हैं, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है, लेकिन कुछ भागों में जल की कमी होती है। जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है राजस्थान, जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। उसके बाद तीसरा कारण है अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या क्या है? जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण है। जिस घर में मात्र 4 लोग हैं, वहाँ आराम से खाने पीने से लेकर नहाने तक का काम 10 बाल्टी में हो जाएगा, लेकिन जिस घर में 10 लोग हैं वहाँ 10 बाल्टी में काम नहीं होगा। इसलिए इससे यह प्रूफ होता है कि अधिक जनसंख्या भी जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं बांध के बारे में। अगली हेडिंग है बांध। बांध किसे कहते हैं? बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध, जैसे आप लोग जानते हैं खेत होता है, खेत में कोई नाली जाती है और उस नाली का पानी अगर आपको रोकना है तो आप बीच में कुछ मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नदी है, या नदी है। नदी के जल को रोकने के लिए, नदी के जल को रोकने के लिए आप लोग देख रहे हैं इतनी बड़ी लाइन से कुछ लगाया गया है, यानी यह कंक्रीट और लकड़ियों का एक ढेर लगा दिया गया है, जिससे जल को रोका जा सके और उसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा सके। इसी को हम लोग बांध के नाम से जानते हैं। और यह बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है। तो बांध है, और बांध बनाने से बहुत ही उपयोग इसका होता है। कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मछली पालन में, मछली पालन हो गया, सिंचाई हो गया, और इसका प्रयोग पर्यटन मतलब जो लोग घूमने जाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग होता है। इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और बिजली, जल विद्युत यानी बिजली का उत्पादन इससे हो जाता है। इसका प्रयोग कई रूपों में होता है, इसलिए इसको हम लोग बहुउद्देशीय नदी परियोजना के नाम से जानते हैं। बहुउद्देशीय यानी ऐसी नदी परियोजनाएं जिससे एक नहीं बल्कि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, उसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू।